हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम अभ्यासकार को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके पाठ को समाप्त किया था, पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से उसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर को करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यासकार को। पाठ का नाम था स्नेहबंध, जिसके प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। स्नेहबंध कहानी किन संबंधों पर आधारित है? उत्तर है स्नेहबंध कहानी पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। इस कहानी में प्रमुख रूप से सास ससुर एवं बहू के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, मीता से पहली भेंट पर उसकी सास पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है मीता से पहली बार भेंट करने पर उसकी सास बहुत ही उसकी आधुनिक वेशभूषा और उच्छृंखल व्यवहार को देखकर स्तब्ध रह गई थी। अगला प्रश्न है, मीता के ससुराल वालों ने जात पात के बजाय किन बातों को महत्व दिया था? उत्तर है मीता के ससुराल वालों ने जात पात के बजाय उसके रूप गुण विद्या बुद्धि और एवं संभ्रांत परिवार को महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, अपनी बिटिया को भूल कैसे गई थी मैं? इस वाक्य में बिटिया शब्द किसके लिए कहा गया है? उत्तर है अपनी बिटिया को भूल कैसे गई थी मैं इस वाक्य में मीता की सास अपनी बहू के लिए प्रयोग किया था। प्रश्न है, मीता के पति व देवर का नाम लिखिए। उत्तर है मीता के पति का नाम ध्रुव और देवर का नाम शिव है। अगला प्रश्न है, ध्रुव ने मीता के पिता को किस प्रकार आश्वस्त किया? उत्तर है ध्रुव ने मीता के पिता को यह कहकर आश्वस्त किया कि उसकी माँ बहुत ही सहनशील एवं स्नेहमयी है, वे मीता को अपने अनुसार बदल लेंगी। अगला प्रश्न है, शादियों में कुछ लोग किस उद्देश्य से जाते हैं? सबसे अधिक आलोचना किसे झेलनी पड़ती है? उत्तर है शादियों में कुछ लोग केवल टीका टिप्पणी करने के उद्देश्य से ही आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य किसी न किसी प्रकार की कमी निकालकर हंसने का होता है। सबसे अधिक आलोचना नवविवाहिता वधू को झेलनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, मीता की सास को मीता की कौन सी बातें खटकती थीं? उत्तर है मीता की सास को मीता का प्रत्येक व्यक्ति से बेधड़क बात करना, बात करते समय संकोच न करना, बेटे बड़े के मध्य दूरी बनाए रखना बहुत अखरता था। अगला प्रश्न है, मीता के विदेश न जाने के पीछे क्या भावना थी? उत्तर है मीता अनावश्यक खर्च न करके अपने ससुराल में ही रहना चाहती थी, क्योंकि उसके पति का विदेश जाने का खर्च कंपनी दे रही थी, मीता का नहीं। उसकी यह भावना घर के प्रति उत्तरदायित्व एवं मितव्ययिता का परिचायक है। अगला प्रश्न है, हम लोग इतने दकियानूसी नहीं हैं कि एक आर्किटेक्ट लड़की में 16वीं सदी का बहू तलाश है। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हम लोग इतने दकियानूसी नहीं हैं। यह कथन ध्रुव के पिता का मीता के पिता के प्रति है। इस वाक्य द्वारा ध्रुव के पिता ने यह भावना व्यक्त की है कि इतने परंपरावादी नहीं हैं कि वे एक आर्किटेक्ट लड़की में 16वीं सदी की बहू की तलाश हैं। ऐसा कहकर उन्होंने मीता के पिता को आश्वस्त किया। इसका प्रमुख कारण था कि मीता के पिता को अपनी पुत्री की अधिक चिंता थी, क्योंकि उनकी पुत्री माता विहीन थी। अधिकतर उसकी शिक्षा हॉस्टल में रहकर संपन्न हुई थी, घर और परिवार के परिवेश से वंचित थी। वह घर और परिवार के रीति रिवाज से अनभिज्ञ थी। इसी कारण मीता के पिता को ध्रुव के पिता ने अपने उचित व्यवहार और तर्क संगत विचारों से पूर्ण आश्वस्त किया और यह भी दर्शा दिया कि वे रूढ़िवादी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, स्नेहबंध कहानी के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है? उत्तर है स्नेहबंध कहानी के माध्यम से लेखिका मालती जोशी का यह कहना चाहती है कि प्रत्येक स्त्री के हृदय में ममत्व स्नेह वात्सल्य के अजरस
धारा प्रवाहित होती रहती है। स्त्री सास हो अथवा माँ, वह ममत्व की भावना संजोई रहती है। प्रस्तुत कहानी में मीता अपनी सास के प्रति अगाध प्रेम एवं श्रद्धा रखती है, लेकिन उसकी सास सदैव ही उससे रुष्ट रहती है। उसका प्रमुख कारण है मीता को व्यवहारिक ज्ञान न होगा। ससुर मीता की सास को बार बार समझाते हैं कि बिन माँ की बच्ची है, उससे स्नेहपूर्ण व्यवहार करो, परंतु वह हमेशा झुंझलाती रहती। मीता के ससुर जब बीमार हो जाती है तब वह दिन रात एक करके ससुर के निष्कपट भाव से सेवा करती है। उसकी ससुर के प्रति निष्कपट एवं समर्पित भावना देखकर मीता की सास का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके मन मानस में मीता के प्रति प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगता है। स्नेहबंध कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह व्यक्त करने का प्रयास किया है कि समय के अनुरूप मानव में परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं, चाहे वह कितना ही निष्ठुर क्यों न हो। वास्तव में स्नेहबंध कहानी के द्वारा लेखिका ने सास बहू के आदर्श प्रेम को दर्शाया है। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर मीता के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, आधुनिक विचारधारा की मीता एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की है। उसे बनावटी बातें पसंद न थीं। जब वह पहली बार ध्रुव के साथ अपने ससुराल गई तो ध्रुव ने उसे साड़ी पहनने को कहा। तब वह बोली, मैं जैसी हूँ वैसी ही उन्हें देख लेने दो, बेकार नाटक करने से फ़ायदा। खैर कपड़े छोड़ो, पहली बार ससुराल जाती तो वह वहाँ हंसी मजाक करती। उसके हृदय में किसी भी प्रकार का छल कपट न था। वह विनम्रता से साक्षात मूर्ति थी, साथ ही रूप गुण एवं बुद्धि से भरपूर थी। सौंदर्य व गुणों से भरपूर होने पर भी उसे तनिक भी घमंड न था। अपनी बात को स्नेह से मनवाना चाहती थी। जब वह पहली बार मैक्सी पहनकर घर में खड़ी हुई तो उसकी ननद ने टोका और कहा, मीता रानी, आज ये कौन सी पोशाक निकाली है? घर की ड्रेस है दीदी। यह उत्तर साधारण रूप से दे दी। कहती है, दीदी आप तो घर की ही हैं, अपनी हैं। इस प्रकार वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सहजता से देती हैं। साथ ही साथ सास को समझाती हैं कि पर माँ, साड़ी पहनकर जरा भी आरामदायक नहीं लगता, काम तो कर नहीं सकती, मैं बस गुड़िया की तरह बैठे रहना पड़ता है। इस प्रकार साधारण रूप से अपनी सास को परेशानी बता देती है। सास भी उसकी बात को सहजता से स्वीकार कर लेती है। बाल प्रवृत्ति यद्यपि मीता का विवाह हो गया था, परंतु वह अपना बचपना नहीं छोड़ती है। उसे तनिक भी झिझक नहीं। वह सुबह होते ससुर की कुर्सी के हत्थे पर बैठकर पूरा अखबार पढ़ती है। घर में रहती तब तक उसे सास आसपास मंडराया करती है। पापा का जाप किए जाती, इन्हें इसरार करके खाना खिलाती, दवाई समय पर न लेने पर डांटती, लेकिन उसकी यह आदत उसकी सास को पसंद नहीं थी। जब मीता के सास ससुर की शादी की सालगिरह थी, वह बातों में मग्न थी। उसे कुछ क्षण के लिए याद न था। मेरा चेहरा देखते ही वह गले में झूल गई। पकड़ी गई ना, आप लोगों ने सोचा होगा चुप्पी लगा जाएंगे तो मस्त सस्ते में छूट जाएंगे। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व। मीता को अपने परिवार की जिम्मेदारियों का पूर्ण एहसास था, क्योंकि जब मीता का पति जर्मनी जाने लगा तो सभी परिवार के सदस्यों ने कहा यह ध्रुव के साथ चली जाए, परंतु मीता ने इस प्रस्ताव का विरोध इस प्रकार किया। वह बोली, बेकार रुपए फेंकने से क्या फ़ायदा पापा जी, ध्रुव का खर्च तो कंपनी देगी। इस वाक्य के द्वारा यह प्रतीत होता है कि वह परिवार के प्रति उत्तरदायी है। हंसमुख व्यवहार। मीता सदैव प्रसन्न रहती है। अपने व्यवहार द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। इसी कारण वह सबसे हंसी मजाक कर लेती है और स्नेहयुक्त व्यवहार करती है। आदर्श वधू। मीता को जैसे ही पता चलता है कि उससे ससुर बीमार है, वह तुरंत उनकी सेवा में तत्परता से करती है। रात दिन एक कर डालती है। उसे हर समय एक ही दुख सताता है कि उसके ससुराल वालों ने उसे उसके ससुर के बीमार होने की खबर क्यों नहीं दी।
वह अपनी सास के पास चुपचाप लेट जाती है। तभी उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ बेटे? मैंने प्यार से पूछा। वह एकदम पलटी, कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर मेरी छाती में मुँह छिपाकर सुबकते हुए बोली, पहले आप बताइए, आपने हमें खबर क्यों नहीं की? पापा जी इतने बीमार हो गए, किसी को मेरी याद भी ना आई। उसके इस प्रकार की सेवा भावना से प्रतीत होता है कि वह आदर्श वधू है। वह अपने असीम स्नेह द्वारा सास का हृदय परिवर्तन कर देती है और सास भी पुत्र वध स्नेह करने लगती है। अगला प्रश्न है, उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसके कारण मीता की सास के व्यवहार में परिवर्तन हुआ आया। उत्तर है, मीता आधुनिक परिवेश में पली बड़ी युवती है। वह जिस दिन से विवाह करके आई थी, वह हर समय प्रयास करती थी कि वह अपनी सास की इच्छा के विरुद्ध न चले। वह हर संभव प्रयास करती कि वह अपनी सास को प्रसन्न रखे, परंतु वह सदैव रुष्ट रहती हैं। यद्यपि मीता के ससुर ने भी उन्हें शब्दों में समझाया, वह लड़की बेचारी मामा कहकर मरी जाती है और तुम हो, बिना माँ की है तो क्या करूं, एकदम फट पड़ी। लेकिन कुछ समय के लिए मीता अपने पिता के घर चली जाती। अचानक ही वह किसी काम से अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसके ससुर बीमार हैं। मीता तुरंत ही अपने बीमार ससुर के लिए प्राइवेट वार्ड में कमरा आरक्षित करवाकर उस कमरे में साफ सफाई स्वयं करती है। जब उसकी सास कमरे में प्रवेश करती है तो कमरे की सुंदर व्यवस्था को देखकर हैरान रह जाती है। उसके बाद मीता स्वयं स्टोव जलाकर सास की लिए चाय बना देती है और कहती है, माँ चाय पी लीजिए। थोड़ी देर में वह मेरे सामने खड़ी थी। कमरे में आने के बाद से उसने पहली बार बात की थी और उसका स्वर अत्यंत सपाट था। चाय यहाँ? तो कहाँ पिएंगी? क्या पापा को इस हालत में छोड़कर जाएंगी? इसके पश्चात रात भर जागकर वह कुर्सी पर बैठी रही। मीता की सेवा भावना को देखकर पहली बार सास ने कहा, मीता, मैंने स्नेह युक्त स्वर में आवाज़ दी, भैया आराम, कुर्सी में लेट जाएंगे, तू इधर पलंग पर आ जाना, दिन भर खड़ी की खड़ी है। इस प्रकार मीता के प्रति सास के हृदय में स्नेह उमड़ आया। मीता चुपचाप सास के पास नन्ही बच्ची की भांति लेट गई। मीता के अबोध शिशु के समान व्यवहार को देख पहली बार मीता की सास को उस पर स्नेह उमड़ आया, क्योंकि दिन भर थकान के बाद भी एक निष्पाप अबोध निरीह शिशु लग रही थी। इस स्थिति को देखकर मीता की सास के मन में भी ममत्व की भावना जागृत हुई। मीता की सास के शब्दों में ममत्व का ज्वर सा उठा। मन में एकदम उसे अंक में भर लेने की इच्छा हुई, पर संकोच में बस उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। अचानक उसकी उंगली उसकी पलकों को छू गई। वे गीली थी। क्या हुआ बेटे? मैंने प्यार से पूछा। वह कुछ नहीं बोली, बस जैसे रुलाई रोकने के लिए होंठ सख्ती से भींच लिए। इसके बाद मीता ने सास को छाती में मुंह में छिपाकर सुबकते हुए पूछा, पहले यह बताइए, आपने हमें खबर क्यों नहीं दी? पापा जी इतने बीमार हो गए। इस वाक्य को सुनकर मीता की सास की अंतरात्मा हिल उठी। उसे लगा कि वह व्यर्थ ही मीता के प्रति आक्रोश की भावना रखती थी, जब वह उसको सच्चे हृदय से मां मानती है। इस घटना के पश्चात ही मीता की सास ने स्वयं को कटघरे में खड़ा करके, मैं बार बार पूछ रही हूँ, मुझे उसकी याद क्यों नहीं आई? अपने बिटिया को कैसे भूल गई थी मैं? इस प्रकार मीता की सास के मन में मीता के प्रति पुत्रीवत स्नेह उमड़ आया और मन की शंका भी समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, मीता के रोने का क्या कारण था? उत्तर है, मीता के रोने का प्रमुख कारण था कि मीता अपने ससुराल से अत्यधिक स्नेह करती थी, विशेषकर अपने ससुर से। लेकिन जब मीता का पति ध्रुव विदेश चला गया तो वह अपने पिता के घर रहने चली गई। इसी मध्य उसके ससुर की तबीयत खराब हो गई थी। इसी बात का पता उसे मेहता जी से चलता है।
इसलिए वह दुखी हो जाती है, क्योंकि जिस ससुर को पिता के समान मानती थी, वह अपूर्व स्नेह रखती थी। उनकी अस्वस्थता के विषय में उसे कोई सूचना नहीं दे गई थी। मीता को अपने ससुर से अगाध प्रेम था, स्नेह था। उसे यह बात कष्टप्रद प्रतीत हुई, जिस पिता को वह अपार स्नेह करती थी, उन्हीं की अस्वस्थता को उसे ना बताकर उसको पराया समझ लिया। लेकिन मीता को पता चलते ही उसने ससुर को तन मन धन से सेवा की, परंतु इस बात को भूलने में असमर्थ रही कि उसे ससुर की बीमारी को नहीं बताया गया। जब भी वह इस बात को सोचती, उसे रोना आने लगता था। अगला प्रश्न है, गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। गद्यांश है, ममता का एक ज्वर फिरती रही। और दूसरा वाक्य है, गद्यांश है, कभी कभार भूल रही थी। तो इसका संदर्भ प्रसंग देखते। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्नेहबंध नामक कहानी से उद्धृत है। इसकी लेखिका मालती जोशी जी हैं। प्रसंग है, यहाँ पर मीता के व्यवहार से प्रभावित उसकी सास के मन में ममता की सहज अभिव्यक्ति हुई। व्याख्या है, मीता के अत्यंत सरल और संवेदनशील सेवाभावी व्यवहार से उद्विग्न हुई मीता की सास के मन में ममता का तीव्र झंझावात जाग उठा। पास लेटी मीता उसे अपनी पुत्री प्रतीत होने लगी। वह उसे अपनी गोद में भर लेना चाहती थी, किंतु संकोचवश मात्र उसकी पीठ पर और बालों पर प्यार भरा हाथ फेरती रही। अगले गद्य की व्याख्या प्रसंग है, संदर्भ है पूर्वानुसार जो दिया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका ने मीता की उस समय की मनोदशा का सशक्त अंकन किया है जब उसके पति जर्मनी चले गए थे। इससे मीता के ससुर एवं सास भी चिंतित थे। व्याख्या है, मीता यदा कदा अपने मायके से ससुराल आ जाती थी, लेकिन वह पहले की भांति उछल कूद नहीं करती थी। हंसती मुस्कुराती तो अवश्य थी, परंतु पहले जैसी हलचल नहीं करती थी। उसके हास्य के पीछे पहले जैसी जीवंतता नहीं थी। हास्य के पीछे मन की व्यथा निहित थी। जब मीता पुनः अपने मायके प्रस्थान करती थी, तब उसके सास ससुर कहते कि उस समय तो अपने पति ध्रुव के साथ विदेश गमन इसलिए नहीं किया कि व्यर्थ में रुपए व्यय होंगे, लेकिन अब वह मन ही मन पश्चाताप कर रही है। उसके मन के प्रतिपल अपने पति की याद कौंधती रहती है। मीता यद्यपि व्यवहार कुशल एवं दूरदर्शी है, परंतु नारी के हृदय में पति के प्रति स्नेह भावना रहती है। उसे किस प्रकार नकारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। माँ की जीवन भर की साधना है। उत्तर है, उपयुक्त कथन ध्रुव का है। जब माँ मीता की सास नाश्ता बनाकर लाती है, तब मीता ध्रुव की माँ से कहती है कि आप इतना भारी नाश्ता देती हैं, तभी आपके दोनों पुत्र मोटूमल हो रहे हैं। इसी बात का खंडन करते हुए ध्रुव कहता है कि तुम हमें नज़र मत लगाओ, क्योंकि हम दोनों पुत्र ही अपनी माँ की जीवन भर की जमा पूंजी हैं। हमारी माँ ने हमें पूर्ण मनोयोग से परिश्रम करके पाला पोसा है, अतः हमारे खाने पीने पर टोका मत लगाओ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खाते समय किसी को टोकना अशुभ माना जाता है। माँ के हाथ से दिया हुआ नाश्ता अमृत तुल्य हो जाता है। इसकी तुलना संसार के समस्त स्वादिष्ट पदार्थ फीके पड़ जाते हैं। अगला वाक्य है, सभी सौजन्य और विनम्रता की मूर्ति बने थे। व्याख्या है इसकी, प्रस्तुत वाक्य में मीता के विवाह का उल्लेख है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह को लेकर टीका टिप्पणी करने के लिए बहुत से लोग लालायित थे, परंतु मीता के परिवार की ओर से आवभगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मीता के परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने अपने उत्तरदायित्व का सजगता एवं विनम्रता से निर्वाह कर रहा था। कहने का अभिप्राय है कि पापा के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी विनम्रता की साक्षात मूर्ति थे।
कहीं भी किसी भी प्रकार का तनाव ना था। इस प्रकार से उनकी विनम्रता के द्वारा कन्या पक्ष की शालीनता और विनम्रता प्रकट हो रही थी। अगली पंक्ति है, मन पर कांटे से उग आते हैं। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत कथन मीता की सास का है। जब मीता की सास ने रात जनरल वार्ड में गुजारी थी, उस रात को याद करके उनका मन व्यथित हो जाता है। वह यह जानकर परेशान थी कि उसके पति बीमार हैं। उनकी देखरेख की व्यवस्था उचित प्रकार से नहीं हो पा रही थी। उसका कारण था कि अस्पताल में गंदगी बहुत थी। ऐसे वातावरण में रहना असहनीय था। मीता की सास को अस्पताल के अव्यवस्थित माहौल में रात भर बेचैनी रही। वह स्वयं को बीमार समझने लगी थी। अस्पताल के दूषित वातावरण एवं दुर्गंध को याद करके उसका मन मानस व्यथित हो रहा था। उस अस्पताल की दुर्गंध की याद करके आज भी मन विह्वल हो उठता है। एक तो पति की बीमारी, दूसरे अव्यवस्थित माहौल मन में कांटे की भांति चुभ रहे थे और मन को व्यथित कर रहे थे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों को वाक्य में से छांट कर लिखना है। जैसे, मेरी नज़र में उसका हुलिया देखा और मन खट्टा हो गया। इसमें मुहावरा है मन खट्टा हो गया। अगला वाक्य है, उस समय तो सचमुच मेरा खून जलता जाता, पर मैंने किसी को हवा नहीं लगने दी। इसमें मुहावरा है खून जल जाना, हवा न लगने देना। अगला वाक्य है, प्रेम करते समय इन लोगों की अक्ल क्या घास चरने जाती है। इसमें मुहावरा है अक्ल घास चरने जाना, अक्ल को घास चरने जाना। अगला वाक्य है, हमें नज़र मत लगाओ। मुहावरा है नज़र लगाना। अगला वाक्य है, बहू को लेकर मन में कितनी कोमल कल्पनाएं थी, सब राख हो गई। मुहावरा है सब राख हो जाना। शब्दों के सामने कुछ विकल्प दिए गए हैं, जिनमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे स्ट्रेचर, यह कैसा शब्द है बताइए, अंग्रेजी। नज़र उर्दू शब्द है। जीवन तत्सम शब्द है। माटी देशज शब्द है। शुद्ध वर्तनी वालों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वाक्य है, लेकिन बहू में आती ना थी। उत्तर है, लेकिन बहू घर में आती ना थी। अशुद्ध वाक्य है, उसे प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत थी। उत्तर है, उसे प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत थी। अशुद्ध वाक्य है, राम को यह सब सेहज स्वाभाविक लगता था। शुद्ध वाक्य है, राम को यह सब सहज और स्वाभाविक लगता था। अशुद्ध वाक्य, पापा का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक ना था। शुद्ध वाक्य है, पापा का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक ना था। अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, आप इसको लगा लीजिए। स्नेहबंध पाठ का सारांश है, तो पाठ को हमने बहुत अच्छी प्रकार से पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। आप इसके सारांश को बनाकर लिख सकते हैं। ऐसे ही इसके शब्दार्थों को यहाँ पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, इसके गद्यांशों की व्याख्या करते हैं। गद्यांश को पढ़ लीजिए। संदर्भ इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्नेहबंध नामक कहानी से उद्धृत है। इसकी लेखिका मालती जोशी जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका ने मीता की उस समय की मनोदशा का सशक्त अंकन किया है जब उसके पति जर्मन चले गए थे। इससे मीता के ससुर एवं सास भी चिंतित थे। व्याख्या है, मीता यथा कदा अपने मायके से ससुराल आ जाती थी, लेकिन वह पहले की भांति उछल कूद नहीं करती थी। हंसती मुस्कुराती तो अवश्य थी, परंतु पहले जैसी हलचल नहीं करती थी। उसके हास्य के पीछे पहले जैसी जीवंतता नहीं थी। हास्य के पीछे मन की व्यथा निहित थी। जब मीता पुनः अपने मायके प्रस्थान करती थी, तब उसके ससुर सास कहते कि उस समय तो अपने पति ध्रुव के साथ विदेश गमन इसलिए नहीं किया कि व्यर्थ में रुपए व्यय होंगे, लेकिन अब वह मन ही मन पश्चाताप कर रही है। उसके मन में प्रतिपल अपने पति की याद कौंधी रहती है। मीता यद्यपि व्यवहार कुशल एवं दूरदर्शी है, परंतु नारी के हृदय में पति के प्रति स्नेह भावना रहती है। उसे किस प्रकार नकारा जा सकता है।
विशेष है यहाँ पर लेखिका ने मीता के सास ससुर की मनोदशा का वर्णन किया है। मुहावरों का प्रयोग है, जैसे मन ही मन बोलना, तूफान नहीं बरपा, पैसे का मुंह देखना, शैली परमार्जित है। अगली गद्यांश की पंक्तियां हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका बहू के निरीहता और मासूमियत का वर्णन कर रही है, जिसे कभी माँ की गोद नसीब नहीं हुई थी। व्याख्या है, नन्ही सी बालिका अपने मन की व्यथा, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को किससे कहती होगी। लेखिका इस बात को सोचकर अत्यंत द्रवित है कि वह बालिका जो मेरे पास लेटी है कितनी एकाकी और असहाय है। इसकी माँ नहीं है, यह अपनी व्यथा किससे बांटे। इसका मन होता होगा कि कोई माँ का आंचल होता जिसमें मैं स्वयं को छिपाती और स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती। यद्यपि इसकी एक बड़ी बहन है, किंतु वह सुदूर विदेश में रहती है और भाभी जी वह स्वयं बालिका ही है। इससे यह अपना सुख दुख किस प्रकार बांट सकती है, यह सोचकर वह द्रवित कि सास को उसे अपनी बच्ची की भांति मानते हुए स्नेह दुलार देना चाहिए। विशेष है इसमें नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। पूर्वग्रहों और परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी सास अपने बहू के निश्चल स्नेह त्याग को नहीं पहचान पाती है। इसका यहाँ पर सूक्ष्म चित्रण किया गया है। अगली पंक्तियों को आप देख लीजिए। प्रसंग है, यहाँ पर मीता के व्यवहार से प्रभावित उसकी सास के मन में की ममता सहज ही अभिव्यक्त हुई। व्याख्या है, मीता को अत्यंत सरल, संवेदनशील, सेवाभावी व्यवहार से उद्विग्न हुई मीता की सास के मन में ममता का तीव्र झंझावात जाग उठा। पास लेटी मीता उसे अपनी पुत्री प्रतीत होने लगी। वह उसे अपनी गोद में भर लेना चाहती थी, किंतु संकोचवश मात्र उसकी पीठ और बालों पर प्यार भरा हाथ फेरती रही। विशेष है, मीता के दायित्व भावना से प्रभावित उसकी सास की भाव विह्वल दशा को प्रस्तुत किया गया है। सरल सपाट भाषा का प्रयोग हुआ है, भावात्मक शैली में विषय का प्रतिपादन किया गया है। तो ये थी हमारी कहानी स्नेहबंध, और कितने ही मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है मालती जोशी के द्वारा, जिससे इस कहानी को पढ़कर सभी पाठकों का मन अपने आप ही भावानुकूल हो सकता है, भावों में बह सकता है। तो बहुत अच्छी कहानी है, इसको ज़रूर सुनना चाहिए। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।